आपके लिए लेकर आए हैं 2। कहाँ से? जेई मेन 2026 की डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे गए सर्किल के सवाल। कई बच्चे कोनिक्स में थोड़ा परेशान होते हैं, तो हमने सोचा कि इस बार हम कोनिक्स के सवाल लगाते हैं। पहले हम सर्किल लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स लेकर आएंगे, 3D ज्योमेट्री लेकर आएंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो सकें, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल, जो 24 जनवरी 2026 की शिफ्ट 1 में पूछा गया है। लेट सर्किल ऑफ रेडियस 4 पास थ्रू ओरिजिन, यानी 0,0 से वो पास कर रहा है, एंड पॉइंट दिस एंड दिस, where a and b are real parameters with a b not equal to 0, then the locus of the centroid of the triangle AOB, यानी O ये रहा, A ये रहा, B ये रहा, इस तीनों को मिला के जो ट्राइंगल हमारा बनेगा OAB, इसका सेंटरॉइड का लोकस हमें निकालना है। लोकस निकालने के बाद जो सर्किल आएगा उसका रेडियस इनफैक्ट हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल को। सवाल बहुत ईजी है, थोड़ा सा हमको समझना होगा कि कैसे इसको करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमारे 3 पॉइंट्स क्या दे रखे गए हैं। हमारे पॉइंट्स दे रखे गए हैं ओरिजिन 0,0, पॉइंट नंबर A -√3a,0 एंड B दे रखा गया है 0, -√2b। ये हमको दे रखा गया है। इसके बाद सेंटरॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 क्या होता है? ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी मैं सबके x वाला पार्ट ऐड कर लूँगा, डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 ले लूँगा। ये हो गया मेरा सेंटरॉइड। तो यानी इस केस में क्या हो जाएगा? लेट द सेंटरॉइड ऑफ ट्राइंगल OAB बी H, K। ठीक है, इसको मान लेते हैं H, K ले लिया, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस, यहां से हो जाएगा -√3a प्लस 0, तो ये हो जाएगी -√3a प्लस 0/3, और K की वैल्यू हो जाएगी 0 -√2b प्लस 0/3, यानी H मुझे दे देगा a/√3 और K मुझे मिल जाएगा -√2/3b। ये मेरे पास 2 चीज़ें मुझे मिल गई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? इसमें A जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3h, एंड B जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3k/√2 विद माइनस साइन। ये हमने क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू, कौन कौन से 3 पॉइंट होंगे? O, A एंड B। ठीक है, ये हो जाएगा। लेट C इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? CO, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम सेंटर, ये रेडियस के बराबर होगा। इट विल बी इक्वल टू CA इज इक्वल टू CB। ये मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये सारा रेडियस के बराबर होगा। ठीक, ये क्लियर है? अब देखिए OC कितना हो जाएगा, और हमको दे रखा गया है कि रेडियस जो है वो 4 के बराबर दे रखा गया। कैसे? ये देखिए दे रखा गया ना यहाँ पर, अ सर्किल ऑफ रेडियस 4, ये चीज़। ठीक है, यानी OC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? OC हो जाएगा √α² प्लस β² इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज α² प्लस β² इज इक्वल टू 16। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। उसी तरीके से CA क्या हो जाएगा? अल्फा A की वैल्यू कितनी है? प्लस √3a² प्लस बीटा -0 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वल टू α² प्लस 3a² प्लस 2√3 अल्फा a प्लस β² इज इक्वल टू 16। यानी यहाँ पर मुझे मिल जाएगा α² प्लस β² प्लस
3a² प्लस 2√3 अल्फा ए इज इक्वल टू 16। यहाँ पर क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है 16 के बराबर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 3a² प्लस 2√3 अल्फा ए इज इक्वल टू 0। यानी अल्फा में अगर कॉमन लेता हूँ यहाँ से तो 3a प्लस 2√3 बचेगा, यहाँ पर 2√3 अल्फा बचेगा। मैं √3 भी कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा √3a प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि हमको दे रखा गया है ए बी नॉट इक्वल टू 0। और ये देखिए यहाँ पर दे रखा गया ना रियल पैरामीटर्स हैं, तो यहीं से हमको मिल जाएगा a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हमको एक ऑब्जर्वेशन हमारी हो गई जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी √3a प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। यानी इसको लिखा जा सकता है 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस √3a। यहाँ पर आ सकता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस √3/2a। ये मेरे पास एक पार्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगला पार्ट क्या आ जाएगा, सी बी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी है प्लस √2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 √2b बीटा इज इक्वल टू 16। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2b स्क्वायर प्लस 2 √2b बीटा इज इक्वल टू 0। b मैंने कॉमन ले लिया, 2b प्लस 2 √2 बीटा इज इक्वल टू 0। मैं √2 भी कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा √2b प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। और मैं जानता हूँ सिंस b इज नॉट इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज √2b इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा। यानी जैसे वहाँ पर हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर बीटा की वैल्यू आ जाएगी √2/2 विद अ माइनस साइन b इज इक्वल टू बीटा। दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2b। ये चीज़ आ गई मेरे पास। ये मेरा हो गया पार्ट बी और यहाँ पे मेरे पास था पार्ट ए। अच्छा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या जानते हैं, हमें जानते हैं सिंस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारे पास √3/2a माइनस √3/2a का स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों हम लोग के पास, बीटा की वैल्यू आई है b/√2 विद अ माइनस साइन। ये हो जाएगा माइनस b/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास आ गया, यानी 3a² प्लस b² इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 3a² प्लस 2b² इज इक्वल टू 16 इंटू 4 विच इज 64। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3a² प्लस 2b² इज इक्वल टू 64। अच्छा, हमारे पास अभी भी लोकस नहीं आया है क्योंकि लोकस की वैल्यू क्या है, लोकस की वैल्यू है ये h, k। हमारा सेंट्रोइड क्या था h, k। ठीक है, और अभी हमारे पास a और b के फॉर्म में आ गया है, तो a की जगह मैं क्या रखूँगा √3h। ये हो जाएगा √3h का स्क्वायर प्लस 2। b की जगह मैं क्या रखूँगा, b की जगह मैं रखूँगा यहाँ से b की जगह मैंने रखा -3k/√2 -3/√2k इज इक्वल टू 64। ये मुझको दे देगा 3 × 3h² प्लस 2 9k² इज इक्वल टू 64। ये दे देगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव मी 9h² प्लस 9k² इज इक्वल टू 64। यहाँ तो बच्चों क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, h² प्लस k² इज इक्वल टू 64/9। Therefore, locus is x² प्लस y² इज इक्वल टू 8/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब
गौर से देखिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, रेडियस मिल जाएगा 8/3। और क्या ये हमारा एक ऑप्शन दे रखा है? यस, हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, देखिए सवाल बहुत सिंपल था। देखिए कोनिक्स के सवालों में दिक्कत ज़्यादातर बच्चों को क्यों होती है? क्योंकि हम चीज़ें रिलेट नहीं कर पाते, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रखी रहती है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के कारण कई बार हमसे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग इस सवाल को एक बार फिर से मैं रिकैप कर लेता हूँ ताकि आपको उसमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सवाल बहुत आसान है, करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल कहता है कि एक सर्किल हमारे पास है रेडियस 4 का, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ए से पास कर रहा है, बी से पास कर रहा है। ठीक है, और हमें लोकस निकालना है सेंटरॉइड और ट्रायंगल ओ ए बी, जिसके बाद हमें सर्किल का रेडियस निकालना है। जो सेंटरॉइड होगा वो लोकस बनाएगा सर्किल, जिसका रेडियस हमें निकालना है। ओ ए बी सेंटरॉइड, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। सेंटरॉइड की डेफिनेशन हमने यूज़ कर ली, ये हमारा पहला स्टेप था। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सेंटरॉइड, सेंटरॉइड के का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3/3। इस तरीके के 2 सवाल हमारे एग्जामिनेशन में आए हैं। एक सवाल अभी हम लोग पैराबोला में भी देखेंगे इसके। लेट द सेंटरॉइड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी बी h, k, h की वैल्यू ये आ गई, k की वैल्यू आ गई, ये हमारा आगे काम देने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास ये तो इन्फॉर्मेशन आ गई कि हमें लोकस निकालना है h और k का। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ h, k, ये हमें निकालना है। अब देखिए, लेट अल्फा बीटा c बी द सेंटर ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू o, a, b। ये 3 पॉइंट से पास करने वाला है, ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद देखिए OC = CA = CB, ये रेडियस के बराबर होगा, जो कि 4 हमको दे रखा है बाय डेफिनेशन। इसके बाद मैंने क्या किया, OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर = 16, ये आ गया। CA की डेफिनेशन से मतलब आपके डिस्टेंस डेफिनेशन से मैंने निकाल लिया, CA = 4 होगा रेडियस के बराबर। यहाँ से मुझे मिल जाएगा अल्फा = -√3/2a। मैं अल्फा क्यों निकाल रहा हूँ? अल्फा इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं अगर अल्फा यहाँ पुट कर दूंगा, बीटा यहाँ पुट कर दूंगा, तो मुझे ए और बी में एक रिलेशन मिल जाएगा, और मुझे पता है ए और बी किसके बराबर है? एच और के बराबर है। ठीक है, वहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं उसमें। इसी तरीके से मैंने सी बी का इस्तेमाल करते हुए मैंने निकाल लिया बीटा = दिस। इसको मैंने पुटअप कर दिया, पुटिंग अल्फा बीटा इन सी। ठीक है, ये हमको मिल जाता है। ये जब मिलेगा तो हमको क्या कहते हैं, ये दे देगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमको एक ये मिल गया, और हमको यहीं से पता लग गया कि ये सर्किल है, क्योंकि इन दोनों का कोफिशिएंट h² हो जाएगा, 9h² + 9k² = 64 हो जाएगा। और हम भी जानते हैं सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें कोई xy टर्म नहीं होता, और कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² हमेशा बराबर होता है। यहाँ से हमको मिल जाएगा रेडियस की वैल्यू, जो कि 8/3 होगी। तो बच्चों, ये सवाल इस बार आया था, इम्पोर्टेंट सवाल था। बस यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना था, ऑब्जर्वेशन थी और प्रैक्टिस। कोनिक्स के सवाल कठिन नहीं होते, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती है, जिस वजह से कई बार हमसे वो गड़बड़ी हो जाती है। हम लोग अपने अगले सवाल को समझते हैं। ये आपके आया है 22 जनवरी शिफ्ट 1 में। लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ आर for which the circles x + 1 का स्क्वायर प्लस y + 4 का स्क्वायर = r² and x² + y² - 4x - 2y - 4 = 0 intersected 2 distinct points be the interval लिखना है। यानी हमारा सर्किल नंबर 1 ये है, सर्किल नंबर 2 हमारा ये है, ये हमारे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पर देखना है कि ये जो 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बी द इंटरवल इतना। ठीक है, उससे हम लोग इसकी लोकस निकालने की कोशिश करते हैं। आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर अगर एक बार निकल गया तो हमें अल्फा बीटा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, अब कैसे इसको आगे बढ़ेंगे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सवाल उतना कठिन नहीं है। ठीक है, यानी जो हमारा इंटरसेक्शन आएगा, आर हमारे पास अननोन है, आर हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्म में आना चाहिए, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि आर कहाँ लाई कर रहा है। वही चीज़ है, इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बी द इंटरवल इतना। ठीक है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दे रखी है, और जब ये आ जाएगा तो अल्फा बीटा निकालना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, हम पहले इस सवाल को समझ लेते हैं। मैंने डायग्राम अगले पेज पे बना रखा है। ठीक है, एक चीज़ हम लोग और पहले निकाल लें। इसमें से हमें दे रखा गया है x + 1
इस सर्कल को देखते हैं अगर, तो इसमें हमारा क्या कहते हैं, दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। पहला हो जाएगा सेंटर, सेंटर हो जाएगा -1, -4, रेडियस हो जाएगा r। अगर हम इसको देखते हैं तो x² + y² - 4x - 2y - 4 = 0। इसको मैं कंपेयर करूँगा x² + y² + 2gx + 2fy + c से, तो 2g आ जाएगा -4, g आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा 2f = -2, f = -1। देयरफॉर सेंटर हो जाएगा -g, -f यानी 2, 1। रेडियस हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर g² + f² - c, यानी g² है हमारा 4 + 1 + 4 = 9, यानी रेडियस हमारा आ गया 3। ठीक है, ये r है, ये 3 है, ये -1, 4 है, और यहाँ पर ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब देखिए मैंने सर्किल को यहाँ प्लॉट कर रखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या रखा है। देखिए, ये हो गया हमारा सर्किल 1, ये हो गया हमारा सर्किल 2। 1 में जो हमारा सेंटर कितना आया था -1, -4, वो मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। दूसरे का आया था 2, 1 मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। C1 सेंटर है, C2 सेंटर है, इसका रेडियस जो है वो जा रहा है R1 यहाँ पर है, यानी ये R हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। ठीक है, अब गौर से देखिए सेंटर C1 C2, C1 C2 क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर गौर से देखा जाए तो C1 यहाँ तक जा रहा है, C2 यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, गौर से देखिएगा, C1 C2 इतना है, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस ये रहा, बट R1 यहाँ तक जा रहा है, R2 यहाँ तक जा रहा है। ये वाला जो हिस्सा है ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा C1 C2 वो छोटा होगा R1 + R2 से बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों, क्योंकि C1 C2 का डिस्टेंस इतना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने अलग से मार्क करके रखा है, बट R1 जो है वो यहाँ तक जा रहा है, इस जगह तक, R2 यहाँ तक जा रहा है, दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये वाला जो हिस्सा है ये 2 बार आ गया ना, इसका मतलब इधर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जो हमारा R1 ये रहा, R2 ये रहा, इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे कुछ मिलेगा हिस्सा, ये किससे, इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा तो डिस्टेंस दिख रहा है ना हमें, तो यानी ये बड़ा हो जाएगा R1 - R2 के डिफरेंस से। देखिए, R1 इतना है, R2 इतना, इन दोनों को माइनस करूँगा तो मुझे फिर यही एरिया मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है ये जो एरिया है इतना छोटा वाला, ये C1 C2 से छोटा है ना, तो मेरे पास क्या मुझे मिल गया, R1 - R2 का मॉड इज लेस देन C1 C2 इज लेस देन R1 + R2, यानी R1 - R2 विल बी लेस देन C1 C2, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस C1 C2, और ये छोटा होगा R1 + R2 से। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यही हमारा मेन चीज़ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। डिस्टेंस C1 C2 कितना है निकालना। C1 C2 हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर एक ले लेता हूँ, 2 + 1 का स्क्वायर, 1 + 4 का स्क्वायर, दिस विल गिव मी 9 + 9 स्क्वायर, 9 हो जाएगा, 9 + 6 25, 9 + 25, this will give me 34, therefore C1 C2 will be √34। ये डिस्टेंस है तो इसलिए मैं माइनस साइन नहीं लूँगा। R1 एक सर्किल हमारा रेडियस R के साथ दे रखा है, एक हमारा 3 के साथ दे रखा है, तो हमको क्या है मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा R - 3 C1 C2 √34 R + 3, ये हमारे पास आ गया बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, √34 इज लेस देन R + 3, ये क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी R इज ग्रेटर देन √34 - 3। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमको मिल गया। अब देखिए R - 3 ये हमने पॉजिटिव साइड से लिया है, इस साइड से, पॉजिटिव साइड नहीं कहेंगे इसको, मैं लेस देन वाला √34 किससे लेस देन है, इससे मैं लेकर चल रहा हूँ। अब मैं इसको लेकर चलता हूँ, ये मुझे 2 वैल्यूज़ देगा, R - 3 एंड R - R+3। अगर मैं R - 3 लेकर चलता हूँ, ये हो जाएगा √34 से बड़ा, यानी R इज लेस देन √34 + 3,
यानी कंबाइन करने पर मुझे क्या मिलेगा, 1 and 2 विल गिव मी आर इज लेस देन √34 + 3 ग्रेटर देन √34 - 3। अगर मैं इसको लेकर चलता हूँ, इस चीज़ को खाली, इस वाले पार्ट को, तो मुझको r - 3 लेस देन -34 यानी 3 - 34 √34 इज ग्रेटर देन r हो जाएगा, जो कि क्या कहते हैं, आप भी जानते हैं, ये तकरीबन 6 के आसपास कुछ आएगा, तो ये वैल्यू माइनस में दे देंगे, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमारे पास वो इंटरवल आ गया जिस इंटरवल में हमारा r लाई करता है। दिस इज द इंटरवल इन विच r लाइज, ठीक है। यानी अल्फ़ा की वैल्यू, यानी जो अल्फ़ा और बीटा दे रखी गया था हमारा जो इंटरवल जिसमें r लाई करा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, इससे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी अब √34 - 3 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी √34 + 3। हमसे पूछा गया अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा √34 - 3 √34 + 3, दिस विल गिव मी 34 - 9, दिस विल गिव मी 25, ठीक है। ये आंसर आ रहा है हमारा 25। तो क्या ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है? यस, ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। बच्चों, हम एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं। इस सवाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था हमारे लिए इस चीज़ को फाइंड करना। ये जो था हमारा, इसको फाइंड करना। मैं इसको फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। C1 C2 जो है वो डिस्टेंस है दोनों सेंटर्स के बीच का। ये डिस्टेंस अगर मैं लेकर चलता हूँ तो मैंने इसको एक तरफ साइड कर दिया C1 C2 को, मैं R1 इसमें जोड़ता हूँ, R2 जोड़ता हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है ये 2 बार आएगा, तो यानी C1 C2 विल बी लेस देन R1 + R2। अब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट यही वैल्यू मिलेगी, जिससे डेफिनेटली बड़ा है C1 C2। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब हम लोग टोटल 5 इसमें देखिए बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि सर्किल कितने तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 5 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा हाउ टू सर्कल्स में इंटरसेक्ट। देयर आर 5 वेज जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। पहला हो जाएगा डिसजॉइंट सर्कल। डिसजॉइंट सर्कल्स का मतलब ये हो गया कि सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट। डू नॉट इंटरसेक्ट का मतलब हो गया एक सर्कल यहाँ पर हो गया, एक सर्कल यहाँ पर हो गया, ये C1 हो गया, ये R1 हो गया, ये आपके C2 हो गया, ये R2 हो गया। इन दिस केस जो डिस्टेंस C1 C2 होगा, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन R1 + R2। ये क्लियर है बच्चों? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपके डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये डिसजॉइंट सर्कल्स है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा टचिंग एक्सटर्नली। टचिंग एक्सटर्नली, एक सर्कल ऐसे बन रहा है और एक सर्कल मैंने बनाया समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये एक ऐसा परफेक्ट केस है जहाँ पर C1 C2 यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू R1 + R2। हमें गौर से, हमें इसको दिख भी रहा है यहाँ पर। ये अगर हम इसको गौर से देखें तो C1 C2 क्या होगा, C1 C2 यही डिस्टेंस तो होगा ना, और यही चीज़ तो R1 यहाँ तक आ रहा है और R2 यहाँ तक आ रहा है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, C1 C2 के बराबर ही तो होगा। तो ये हमारा टचिंग एक्सटर्नली जब हमारे टेंजेंसी की कंडीशन आती है, ठीक है। ये डिसजॉइंट सर्कल्स हो गया। हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है वो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। हमारा जो ग्राफ हमने पहले बनाया था वही हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, और हम जानते हैं इस केस में क्या होगा, C1 C2 विल बी लेस देन R1 + R2 विल बी ग्रेटर देन
R1 माइनस R2 का मॉड, ये हमारी ये कंडीशन आ गई। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। अब 3 कंडीशन होगी, अब बाकी चौथी कंडीशन क्या होगी? ये तो सर्किल, देखिए पहले सर्किल दूर थे, ठीक है, पहले सर्किल दूर थे बच्चों, फिर सर्किल और पास आए, ठीक है, दोनों टच करने लगे, इसके बाद सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं। चौथी कंडीशन हो जाएगी व्हेन वन लाइज अनदर, व्हेन वन सर्किल लाइज इनसाइड द अदर, यानी एक बड़ा सर्किल ये हो गया, एक छोटा सर्किल ये हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। C1 C2 क्या हो जाएगा? C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन R1 माइनस R2। वो हमको क्लियरली दिख रहा है, ये R1 है, ये बड़े सर्किल का है, ये छोटे सर्किल का है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा। C1 जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये C1 C2 हो जाएगा। C1 C2 विल बी लेस देन R1 और R2 के डिफरेंस से कम होगा, ठीक है। और जो पांचवी कंडीशन हमारी आती है वो होगी when they touch internally, ठीक है, when they touch exactly at one point internally। कायदे से ये चौथी कंडीशन, ये चौथा पार्ट होना चाहिए था, मैं इसको चौथा लिख देता हूँ कि चौथा क्यों वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये चौथा हो गया और ये हमारा हो जाएगा पांचवा। क्योंकि देखिए हमने क्या किया, हमने किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पहले दो सर्किल दूर थे, ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन आ गई, फिर सर्किल ने एक दूसरे को टच किया तो हमारी कंडीशन ये आ गई। तीसरा, ये दोनों सर्किल दो जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है। चौथे में एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर चला जाता है और एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट पे ये टच करता है। इस केस में क्या हो जाएगा, C1 C2 विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉड, ठीक है। ये हमारे पास पांचवी कंडीशन आ गई, चौथी कंडीशन आ गई, और पांचवी का मतलब ये हुआ कि ये अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये 5 केसेस है बच्चों जो हमारे किसी भी सर्किल के इंटरसेक्शन को डिफाइन करते हैं। देयर आर 5 केसेस, और हमारा जो 2026 का सवाल था वो इस केस पर था। IIT JEE 2026 का जो क्वेश्चन था वो इस केस पर था। ये हम लोग चीज़ें समझ सकते हैं। व्हेन वन सर्किल लाइज इनसाइड अदर क्या होगा, इनसाइड अनदर, इनसाइड द अदर। फिर अगला हो जाएगा आपके, जब वो टच करते हैं तो ये पांचों कंडीशन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। आज के लिए बच्चों हम खाली यही दो सवाल आपके लिए लेकर आए थे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली थोड़े हैवी सवाल थे, इसलिए हमने सोचा कि इन दोनों सवालों को एक साथ हम क्लब करें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके के और सवाल हम लेकर आएंगे। कल हम थोड़े से सर्किल के जो सवाल हैं जो मीडियम रेंज के हैं वो हम लेकर आएंगे। सर्किल के काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं इस बार एग्जामिनेशन में। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक साथ सारे सवाल इसलिए लगवाना प्रेफर नहीं करता हूँ ताकि आप उन कॉन्सेप्ट को समझ सकें और उसको कैसे अप्लाई किया जाए वो आप गहराई से समझ सकें। सतही तौर पे यानी शैलो तौर पे आपको समझेंगे तो फिर एग्जामिनेशन में फिर एक गड़बड़ हो सकती है। दोनों सवाल अपने आप में बहुत अच्छे थे बच्चों। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर आपके लिए कुछ अच्छे सवाल सर्किल चैप्टर के लेकर आएंगे जो कि PYQ होंगे 2026 के। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और लास्ट में इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।